नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के स्टूडियो में आज खास मेहमान आए हैं। सभी का परिचय कराते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो रिलीज हो चुकी है, उसके डायरेक्टर सनोज मिश्रा जी इस समय आई इंडिया के स्टूडियो में हैं। आपका स्वागत है। सभी जानते हैं कि समूचे देश में इस समय बंगाल में सामूहिक गैंग रेप को लेकर किस तरीके से बंगाल चर्चा में है। और इस बीच एक ऐसी फिल्म जिसको हर कोई देखना चाहेगा, क्योंकि बंगाल हमेशा से सुर्खियों में रहा हो, उस बंगाल को लेकर एक फिल्म तैयार हुई। और फिल्म बनाने में क्या क्या पापड़ बेलने पड़े, ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। ये फिल्म कैसे सदन तक गूंजी और इसके बाद हाई कोर्ट को इस फिल्म को लेकर एक आदेश जारी करना पड़ा। तो पहले हम आपको बता दें, 30 अगस्त को द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल ये फिल्म रिलीज हो चुकी है। देश के सभी थिएटरों में आपको ये मिलेगी। और सीतापुर में चूंकि यहाँ शूट हुई है, इसलिए सीतापुर वासियों से ये कहना है कि इस फिल्म को वो जाकर यहाँ देख सकते हैं। तो सनोज जी, इस फिल्म को लेकर बहुत सारे लोगों को जिज्ञासा होगी और जो लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, तो जरा उनके लिए बताइए कि ये फिल्म खास क्या है। सबसे बड़ी खास बात तो ये है कि जिन मुद्दों पर आज तक बड़े से बड़े लोग बोलने से कतराते रहे, हम उन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं फिल्म में। आज तक जिस सरकार के खिलाफ एक कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी 2 मिनट का नहीं बना सका, वो फिल्म आज 2.5 घंटे की पूरी फिल्म पूरे देश में चल रही है। यही सबसे बड़ी इसकी यूएसपी है कि एक धारा के विपरीत जाकर हम लोगों ने काम किया है। और वो काम सिर्फ राष्ट्रवाद के लिए किया है, देश के लिए किया है, अपने सनातन धर्म के लिए किया है, जिसमें बांग्लादेश से लेकर के और बंगाल तक के जो लोग हमारे हैं, जो सनातन वाले लोग हैं, जो बांग्लादेश में किस तरह से जेनोसाइड हुआ, जहाँ पर आज़ादी के समय 25% हिंदुओं की आबादी थी, जो घटकर आज 5 से 7 या 2% बची है। ये कहानी उन लोगों की है, उन 20% लोगों की है जो खप गए, पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ नष्ट हो गए, उनके साथ क्या हुआ, वो हम इस फिल्म में हमने दिखाया है कि वो दर्द, वो तकलीफ़, वो पीड़ा, वो जेनोसाइड। और आज भी जो लगातार विदेशी साजिशें हो रही हैं, जिस तरह से लोग आ रहे हैं हमारे देश में, जो हमारे देश के लिए सुरक्षा के लिए खतरा होते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए लाकर बंगाल के रास्ते पूरे देश में भेजा जा रहा है, बसाया जा रहा है। ऐसी पॉलिटिक्स को भी हम लोग पूरी तरह से उजागर करने के लिए इस फिल्म को बनाया। और आज देशवासियों को ये फिल्म समर्पित है। पूरे देश में फिल्म बहुत अच्छा रिस्पांस कर रही है और सीतापुर में भी अच्छा करेगी, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जिसके डायरेक्टर सनोज मिश्रा, वो हमें बता रहे हैं कि ये फिल्म में क्या क्या है। हम ये जानना चाहेंगे कि इस फिल्म को लेकर आखिर जो है क्या दिक्कत आई ममता बनर्जी को। जैसा कि अभी आपसे बातचीत में पहले हम कर रहे थे, तो आपने बताया कि 3 सालों में कितने पापड़ आपको बेलने पड़े, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो ऐसा क्या है। दरअसल जब फिल्म हमारी शुरू हुई तो 1 साल तो मेरा रिसर्च में चला गया। और 2 साल पहले जब हमने फिल्म शुरू की तो उस वक्त फिल्म 30 या 40% ही शूट हुई थी। हम लोगों ने उसका एक छोटा सा ट्रेलर लॉन्च कर दिया था। ट्रेलर लॉन्च होते ही पूरे बंगाल में हड़कंप मच गया। इवन की सरकार भी पूरी तरह से एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगी, पक्ष विपक्ष वाली बातें होने लगी। टीएमसी वाली बोलने लगी नहीं बीजेपी ने बनाया है, बीजेपी वाले बोले नहीं हमें पता नहीं है। इस तरह की चीज़ों के बीच में फाइनली एक एफआईआर हो गया हमारे खिलाफ बंगाल में। एफआईआर होने के बाद से पुलिस लगातार बोलने लगी कि आप आइए, बंगाल आइए। अब बंगाल आने का मतलब आप समझ रहे हैं, बंगाल तो मैं हमेशा जाता रहा हूँ क्योंकि मैंने स्टडी किया, वहाँ पर रहा हूँ, वहाँ की फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ, कई सारी बंगला फिल्मों में एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर में रहा हूँ। लेकिन ये बुलाने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या था। वो बंगाल जो आज 10 साल से जो चर्चा में है, जिस तरह से तानाशाही से गुजर रहा है, जिस तरह से वहाँ 10-20 आदमी मर जाता है तो उसकी न्यूज़ भी नहीं बनती है, ऐसे बंगाल में अगर पुलिस मुझे बुला रही, जो आज सबसे ज़्यादा कटघरे में, आप खुद देख रहे हैं बंगाल पुलिस का क्या हाल है। एक औरत के साथ, एक लड़की के साथ, जो डॉक्टर है उसके साथ नृशंस जो हत्याकांड हुआ है, रेप कांड हुआ है, उसको वहाँ की सरकार और पुलिस ने कैसे दबाने की कोशिश की, तो मैं किस तरह से चला जाता पुलिस के हाथ में, आप मुझे बताएं। लिहाजा मैंने सोचा कि मैं कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और माननीय न्यायालय में मैंने अपने लिए बेल की अप्लाई की कि हमारे लिए हमको ज़मानत दे दी जाए। इस मैटर को हम कोर्ट के सामने रखेंगे, हम अपने सारे साक्ष्य उनके सामने रखेंगे और हम पुलिस के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि पुलिस किसी खास
सरकार के लिए काम कर रही है, किसी तानाशाही के लिए काम कर रही है, वो कुछ भी करवा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। लगातार केस मेरा चलता रहा 1 साल तक, और वहाँ पर हमारे जो लॉयर थे, अधिवक्ता थे, वो अपीयर नहीं होते थे, सिर्फ हमसे पैसे ले लेते थे। उसके पीछे रीज़न ये था कि वहाँ गुंडागर्दी जो थी, वहाँ के जो लोग थे, मेरे किसी भी लॉयर को वहाँ अंदर कोर्ट में जाने नहीं देते। उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर होता था, उनके ऊपर दबाव बनता था कि नहीं, इस केस को विड्रॉ कर लो और इस केस की पैरवी मत करो। लिहाजा पैसे तो लोग लेते रहे, लेकिन पता चला कि फाइनली वो जब माननीय न्यायालय का आदेश आया तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पैरवी करने के लिए कोई नहीं है, लिहाजा ये खारिज किया जाता है। तो आप सोचिए कि जहाँ पर न्याय मांगने में भी हमें तकलीफ हो रही है, जहाँ पर न्याय व्यवस्था के लिए भी लोग नहीं जा सकते, जहाँ पर कोर्ट में भी जाने से लोग घबरा रहे हैं, ऐसी जगह पर इन सारी चीज़ों को लेकर के जो हमने फिल्म बनाई है, उस फिल्म को लेकर सरकार क्या शांति से बैठी रहेगी? जहाँ पर गवर्नर को असेंबली में नहीं जाने दिया जाता है, जहाँ पर सीबीआई को अरेस्ट कर लिया जाता है, ऐसी जगह में सनोज मिश्रा की क्या बिसात थी? लिहाजा मैंने उस केस को छोड़कर फिल्म पर ध्यान दिया, और जब फिल्म फाइनल रिलीज़ के कैटेगरी में आ गई तो फिर पता लगा, फिर वो जिन वापस आ गया। अब वो फिर बराबर फ़ोन आना शुरू हुए, बराबर मुझे थ्रेट्स आने शुरू हो गए, बाहर से भी बहुत सारे थ्रेट्स आ रहे थे, विदेशी मुल्कों से भी मुझे मेल आए, बहुत सारे फतवे जारी हुए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ इन दिनों में। और उसी बीच बंगाल पुलिस फिर से जाग गई कि फिर आओ, बताओ आगे कैसे बनाए, क्या बनाए, कहाँ से बनाए। अरे जबकि फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है सर, उसके बावजूद मैंने भेजा कि भाई मेरी फिल्म का पूरा सर्टिफिकेट आ गया है, लीगल हो गई फिल्म, सर्टिफिकेट दे दिया है इतने लोगों ने बैठकर कि फिल्म में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बावजूद मुझे क्यों परेशान किया जा रहा है, क्यों मुझे सुसाइड करने पर आमादा किया जा रहा है। मैं उस लेवल पर आ गया था कि मैं इतना परेशान हो चुका था, फैमिली को लेकर, खुद को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर और आर्थिक को लेकर, क्योंकि बहुत सारे पैसे इस बीच बर्बाद हुए। 50 से 60 लाख रुपए सिर्फ घर का बर्बाद हो गया। फिल्म में जो पैसे हमने लगवाए लोगों से लेकर, वो अलग चीज़ थी, वो बिजनेस में पैसा लगा हुआ था। लेकिन ये जो खर्च हो रहा था मेरे घर का पैसा था, और मैं पब्लिक में जाकर ये नहीं कह सकता था कि मेरी प्रॉपर्टी बिक रही है, मेरे घर के जेवर बिक रहे हैं, बच्चों के गुल्लक टूट रहे हैं। ऐसी कंडीशन में आ गया। जी बिल्कुल। तो ऐसी नौबत क्यों आई? क्या ममता बनर्जी का ये मानना है जब मामला सदन में पहुंचता है तो वो ये क्या कहती हैं कि भाजपा के इशारे पर बनी? और जैसे कि एक बात और कहेंगे, इसी में जोड़ेंगे, ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे समय में ये फिल्म रिलीज हुई है जब बंगाल पहले से ही वहाँ पर उथल पुथल है, तो फिल्म बनाने में तो कुछ समय लगता है। सर 3 साल का काम है। अगर ये फिल्म इलेक्शन के पहले आ जाती तो भी ये सवाल उठते कि इलेक्शन का फ़ायदा लेने के लिए फिल्म को रिलीज़ किया जा रहा है, इसलिए हमने वहाँ पर रोक लिया कि अभी नहीं आना है, ताकि ये ना लगे किसी पॉलिटिकल मैटर को लेकर के हमने फिल्म बनाई। हम इलेक्शन के बाद आएंगे, लेकिन इलेक्शन के बाद आने के बाद रिलीज़ में भी हमें 2-3 महीने की तैयारी लगती है। उन सारी तैयारियों को करने में, हर जगह प्लेटफॉर्म पे हमें उसको इस्टेब्लिश करने में एक समय लगता है, और एक डेट फिक्स जब हो गई है उसके बाद इस तमाशे शुरू हुए। बांग्लादेश का जो हुआ मैटर, जो वेस्ट बंगाल का हुआ, वो 1-2 दिन की चीज़ें थी, लेकिन हमारी तो तैयारी 3 साल की थी। इसलिए ये कहा ही नहीं जा सकता कि जैसे ही आज घटना हुई तो कल हम लाके फिल्म के, किसी की हैसियत भी नहीं है कि आज घटना हुई तो कल फिल्म को रिलीज़ कर दें। फिल्म रिलीज़ करना कोई छोटी बात नहीं होती है, ये बहुत बड़ा टेक्निकल जॉब भी होता है और बहुत बड़ा इस पर पैसा भी खर्च होता है, उसके बाद ही फिल्म रिलीज होती है। अच्छा, रिलीज को लेकर मामला जब वेस्ट बंगाल उच्च न्यायालय पहुँचा तो इसको रोकने के लिए करके वहाँ कौन पहुँचा? देखिए, जब सबसे पहले तो ये फिल्म जब रिलीज़ की डेट आ गई तो पुलिस वाला मैटर एक अलग चल रहा था, लेकिन उसके बाद स्टे ऑर्डर के लिए वहाँ पर आईपीएल डलवाई गई। आईपीएल डालने वाले कौन से लोग होंगे? जाहिर सी बात, पीआईएल। हाँ, पीआईएल जो भी है, मुझे ज़्यादा इस लीगल इसके बारे में, पीआईएल डालने वाले कौन से लोग हैं? तो जाहिर सी बात है किसके लोग होंगे, कौन होंगे? गुंडे बदमाशी होंगे, क्योंकि जो एक लीगल फिल्म है उसके खिलाफ अगर जाकर और दसियों करोड़ रुपए उस पर खर्च हो चुका है, उसको अचानक से रोकने के लिए अगर पहुंच जाएं और माननीय न्यायालय जब उनको लताड़ कर वहां से मना कर देती है कि नहीं, ये तुम्हारा पीआईएल ठीक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है, यहाँ पर बोलने की आज़ादी सबको है और एक हेल्दी आलोचना हर आदमी को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। सरकार को उन्होंने कहा हेल्दी आलोचना आप सुनो, क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ तो बीमारियाँ हैं, शायद इससे दूर हो। लेकिन उसके बावजूद भी कुणाल घोष जी ने परसों मेरे अगेंस्ट में फिर से एक बार स्टेटमेंट जारी किया हमारी फिल्म के अगेंस्ट में। अब आप सोचिए कि माननीय न्यायालय के आदेश से भी ऊपर है वो, उसके बावजूद भी विरोध कर रहे हो, तो क्या इसका मतलब आप न्याय व्यवस्था में भी आप विश्वास नहीं रखते? आप कोर्ट से भी ऊपर हो क्या?
आप बताइए, बंगाल का ये हाल है कि टीएमसी के सांसद बोल रहे हैं, वहाँ के विधायक बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप इसका बहिष्कार करो फिल्म का, और वहाँ के कलाकारों का आह्वान कर रहे हैं। कलाकार हम भी हैं, कलाकार वो भी हैं। अगर उनके अंदर हृदय में अगर कला है तो वो जान रहे हैं कि हमने सच बोला है और वो सच का साथ देंगे हमारा। कुछ हो सकते हैं कि जो टीएमसी के गुंडे हों, कुछ ऐसे हो सकते हैं जो तानाशाह सरकार के साथ हों, लेकिन जो दिल से जीने वाला कलाकार और बंगाल का जो आम इंसान है, वो हर इंसान आज मेरे साथ है और मेरे लिए दुआएं कर रहा है। तो देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, जिसके डायरेक्टर सनोज मिश्रा, जो फिल्म रिलीज हो चुकी है उसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जब रिलीज होने से पहले मामला बंगाल के उच्च न्यायालय में पहुंचता है और इस पर रोक लगाए जाने की मांग की जाती है, तो इसकी सुनवाई करते हुए बंगाल उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बहुत बड़ा इसमें निर्णय, एक फैसला सुनाते हैं। वो भी आपको बता दें, जो चीफ जस्टिस हैं टी.एस. शिवगणनम इनका नाम है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी तटस्थ आलोचना को नहीं रोका जाना चाहिए, ये टिप्पणी की गई है इनके द्वारा। और इसके बाद ये बल मिला है इनको, कहीं ना कहीं फिल्म रिलीज हुई है और अब सब इसको देख सकते हैं। ऐसा क्या मानते हैं, कौन सा ऐसा विवादित इसमें सीन मानते हैं, या कौन सा ऐसा क्या चीज़ है जिसको लेकर वो परेशान है इतना रोकने को लेकर? देखिए, इसमें वोट बैंक की जो पॉलिटिक्स है उसको हमने पूरी तरह से फोकस किया है कि किस तरह से एक खास वर्ग को खुश करके उसका एक अलग वोट बैंक बना लिया जाए ताकि वो हमारी सरकार हमेशा चलती रहे। इसको लेकर के विदेशी लोगों को बचाया जाना हो, चाहे वहाँ की तुष्टीकरण की नीति हो, चाहे वहाँ के फ्री वाले राशन कार्ड हो, चाहे वहाँ के लिए फ्री दवाइयाँ हो। एक खास धर्म, खास वर्ग विशेष के लिए क्यों है? अगर आप देश में, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो सारी व्यवस्थाएं सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। लेकिन बंगाल में आप जाकर देखिए वहाँ का क्या हाल है। आप किसी भी आदमी जो बॉर्डर एरिया से लगा हुआ है उनसे पूछे तो दूसरी पीढ़ी का नाम भी नहीं बता पाएंगे। उनके पास से वो सारी व्यवस्थाएं कहाँ से आ गई? बगैर राज्य सरकार के सहयोग के वो लोग कैसे वहाँ पर बैठ गए? कैसे वहाँ पर उन लोगों ने अपने घर बना लिए, राशन कार्ड ले लिए और सरकारी संसाधनों को, हमारे देश के संसाधनों को निचोड़ रहे हैं वो लोग। हमारे देश पर जो धब्बा बनकर बैठे हुए हैं। और वहाँ के अलावा आप किसी भी छोटे से छोटे कस्बे में चले जाइए, शहर में चले जाइए, वहाँ पर भी आपको 5-10 हज़ार रोहिंग्याओं की संख्या मिल जाएगी। घरों में काम करते हुए ये लोग, जिनके दिमाग में एक खास तरह की मानसिकता है, ये लोग जैसे ही थोड़ा सा इनके खाने पीने का जुगाड़ हो जाता है उसके बाद सीधे क्राइम पर उतारू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी सेट है। इनको पता है इस देश में गजबाए हिंद हमें करना है। और हमारी फिल्म इन सब चीज़ों को उजागर करती है, वोट बैंक की पॉलिसी को उजागर करती है। किस तरह से वहाँ पे एक सरकार दूसरे को ना वोट डालने के लिए किस तरह से अपना नेटवर्क बनाती है, उस नेटवर्क का डील कैसे होता है और वो नेटवर्क छोटे लेवल तक कैसे काम करता है, ग्राम स्तर तक कैसे नेटवर्क ने अपना शिकंजा कस रखा है वोट बैंक कर। ये हमारी फिल्म का मुद्दा है, जिसको लेकर लोग वहाँ के परेशान है। जो सत्ताधारी जो पार्टी है, वहाँ की जो तानाशाही वाली पार्टी है, उसको लगता है कि ये हम एक्सपोज होने जा रहे हैं पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया जो अभी दबे जबान में देख रही थी, वो मुखर स्वर में इस फिल्म के जरिए उनकी हमारी बात को समझ पाएगी और शायद हमारा सिंहासन कहीं से डोल रहा है। बिल्कुल। देखिए, फिल्में जो हैं वो समाज का आईना होती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि जब राक्षसों का आतंक हुआ करता था, उनको भी हम फिल्मों के ज़रिए दिखाते हैं, बताते हैं कि ऐसा होता था। और उसके बाद हमने देखा जो राजा अत्याचारी होते थे उनको भी हम दिखाते थे। जैसे जैसे व्यवस्था बदलती गई, अंग्रेज़ों का जो क्रूर शासन आया उसको भी परोसा गया। फिर आपने देखा ज़मींदारों का जो अत्याचार हुआ, और जो ऐसा करते थे, समाज में जो कुछ घटित होता है उसको हम आप तक परोसने का, यानी फिल्में परोसने का काम करती हैं। लेकिन इधर अक्सर ये देखा गया, तमाम फिल्मों को लेकर तमाम विवाद खड़े हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि विवादों के साथ बड़े बवाल होते हैं और फिर थोड़े दिन बाद हालांकि वो शांत होते हैं। ऐसे में अभी आपने देखा द कश्मीर फाइल्स आई, अब आप देख रहे हैं द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल। तो मणिपुर पर भी कुछ बनेगा? ये बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, थैंक यू सर। एक्चुअल में क्या है, लोग बोलते हैं कि मैं खास तरह या किसी खास वर्ग को या किसी पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करता हूं। तो मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ना मैं संघ का हूँ और ना मैं बीजेपी का हूँ। मैं एक मेकर हूँ, मैं एक लेखक हूँ और मैं एक निर्देशक हूँ। मेरी अपनी एक आइडियोलॉजी है, मैं राष्ट्रवाद से प्रेरित हूँ, मैं अपने सनातन धर्म से प्रेरित हूँ और मुझे लगता है कि हम सही हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही हो तो आप भी मेरे साथ अपनी बात शेयर कर सकते हो।
लिहाजा अगर मैंने कोई फिल्म बनाई है, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो मैंने बनाई है, अगर किसी बड़ी पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी आपकी आज इस वक्त की है भाजपा, अगर इसकी होती तो ये 5-10 करोड़ में फिल्म नहीं बनती, ये 100-200 करोड़ की फिल्म होती। और इस फिल्म में बड़े बड़े अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, सलमान खान, ये सारे एक्टर होते। उसमें हम थिएटर के आर्टिस्टों को लेकर फिल्म नहीं बनाते, और अगर फिल्म रिलीज होती तो कई हज़ार करोड़ का इसके ऊपर प्रमोशन होता। और प्रमोशन हमारा क्या है, हम खुद डोर टू डोर जाकर लोगों के बीच में फिल्म को देखने के लिए अपील कर रहे हैं, क्योंकि हमने देश के लिए, समाज के लिए और लोगों को जगाने के लिए फिल्म बनाई है। लिहाजा जैसे आपने कहा कि मणिपुर पर भी, तो मैं ऐसे सारे मुद्दों पर काम करना चाहता हूँ जो हमारे देश के अंदर बीमारी हैं, जो हमारे देश के लिए खतरा है, जो हमारे देश के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि मैं उनकी स्टडी करूंगा। और शायद हो सकता है कि मणिपुर के बारे में जो आप सोच रहे हो उसका कुछ उलट वहाँ पर हो, या कुछ उलट हो जिसको आप उल्टा करके सोच रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने आएंगी। और मेरा अगला प्रोजेक्ट जो है वो द डायरी ऑफ मणिपुर है, जैसा आपने भी कहा। बिल्कुल। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसा आपने कहा कि अगर कहीं से ये किसी दल का इसमें हाथ होता, और खासकर सत्ता दल की ओर से आ रहा है कि सत्ता जो होती है उसके पास आर्थिक कोई दिक्कत नहीं होती है, आपने बहुत ही कम लागत की फिल्म बनाई और थिएटर के अभिनेता जो अभिनय करते हैं उनको लिया, तो ज़रा सा बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे कौन कौन से इसमें अभिनेता हैं, उनके भी चाहने वाले होते हैं ना। जी बिल्कुल। एक्चुअल इसमें जो मेरा मेन अभिनेता और अभिनेत्री है वो एक ही है, वो है हमारी जो फिल्म की हीरोइन अर्शिन मेहता। वो उसको आप मेन लीड हीरोइन भी कह सकते हो, मेन लीड हीरो भी कह सकते हो, क्योंकि उसने इतना अच्छा काम किया है। और जो हमारा रिसर्च था, जो हमारी चीज़ें थी, जो मेरा कैरेक्टर मेरे जहन में था, उसने 99% उसको एज इट इज़ पर्दे पर उतारा है। रियली अगर लोग देख करके आज अप्रिशिएट करें उस फिल्म में, तो उसमें अर्शिन मेहता का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा हमारे सपोर्टिंग एक्टर हैं यजुर मारवा, जो कि गोविंदा जी के नाती हैं, मतलब एक फिल्मी फैमिली से आते हैं वो। उन्होंने भी बहुत अच्छे अपने किरदार के साथ इंसाफ किया है। उसके साथ साथ देव जी हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। अनुज दीक्षित जी ने बहुत अच्छा काम किया है। और हमारे सीतापुर की जो शान है, हमारे जनार्दन भाई साहब, जिनको मयूर जी भी कहा जाता है, उन्होंने भी बहुत अच्छा इस फिल्म में परफॉर्म किया है। और ये कह सकते हैं कि ये फिल्म अगर सीतापुर नहीं होता तो फिल्म नहीं बनती, बिकॉज ऑफ सीतापुर मेरे लिए बड़ा फ्रेंडली हो गया। और मेरी 5वीं-6ठी ऐसी फिल्म है जिसका कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ चीज़ यहाँ पर ज़रूर शूट हुआ है। और मुझे लगा कि मेरे जो मित्र, मेरे भाई, छोटे भाई हैं यहाँ के, आशीष माहेश्वरी जी फिल्म निर्माता हैं, उन्होंने मुझे पहली बार सीतापुर घुमाया था। और जब से उन्होंने घुमाया तो मैं यहाँ पर घूम ही रहा हूँ। आज 5 फिल्में हो चुकी हैं, इसलिए उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल। तो देखिए, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल जो रिलीज हो चुकी है, आप लोग जाकर थिएटर में देख सकते हैं। जो कुछ बंगाल में वहाँ का जो हालात हैं उनको बखूबी इस फिल्म के ज़रिए दर्शाया गया है। और फिल्म को बनाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े, कोर्ट कचहरी तक झेलना पड़ा, मुकदमा तक झेलना पड़ा है। और ऐसे में जो स्थानीय आपके अपने चाहने वाले जो अभिनेता और अभिनेत्री हैं, वो इसमें आपको नए लुक में नज़र आएंगे। तो उनके एप्रिसिएशन के लिए कम से कम आप लोग ज़रूर इस फिल्म को देखें। आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।